सन 1585 के बाद एक दशक से भी ज्यादा समय तक अकबर ने मेवाड़ पर हमला नहीं किया। इसे समझने के लिए हम आपको राणा प्रताप की मृत्यु से 16 साल पीछे ले चलते हैं। सन 1581 में काबुल में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम ने उधम मचा रखा था। वो पंजाब पर हमले किए जा रहा था और पीछे से उसे उज़्बेक उकसा रहे थे। इतना ही नहीं, उज़्बेक खैबर में पश्तूनों को भी भड़का रहे थे और इस इलाके में पश्तूनों का रोशनिया आंदोलन चल रहा था, जिसने अब तक एक हिंसात्मक रूप ले लिया था। अगस्त सन 1581 में अकबर खुद काबुल पहुंचा और उसने वहां की स्थिति को अपने काबू में किया। इस समय उज़्बेक फारस के सफवी साम्राज्य से भी उलझे हुए थे। अकबर ने मौके का फायदा उठाते हुए उज़्बेकों को यह पेशकश की कि अगर वो मुगल साम्राज्य में दखलंदाजी न करें तो इसके बदले में अकबर भी उज़्बेकों के खिलाफ सफवियों का साथ नहीं देगा, तटस्थ बना रहेगा। और ये चाल काम कर गई। अब मिर्जा मोहम्मद हकीम और रोशनिया आंदोलन दोनों ही अनाथ हो गए। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि काबुल, पेशावर और पंजाब की स्थिति पर मजबूती से नियंत्रण रखने के लिए अकबर का पंजाब में रहना बहुत जरूरी था। लिहाजा अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन लाहौर जाने से पहले उसने सतलज के दक्षिण में इंतजामात कर दिए थे। सन 1583 में राव मालदेव के छोटे बेटे उदय सिंह राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसलिए उदय सिंह को अकबर ने मारवाड़ का राव तस्लीम किया। इस तरह से जोधपुर राज्य बहाल हुआ और अकबर को वहां से फुर्सत मिली। अब आते हैं पूर्वी भारत में। पटना के आगे बंगाल में एक लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही, इसीलिए पटना के इस तरफ यानी पश्चिम में एक ऐसा गढ़ चाहिए था जो अकबर की नामौजूदगी में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बुंदेलखंड पर मुगलों की सत्ता बनाए रख सके और जरूरत पड़ने पर बंगाल में भी मदद पहुंचा सके। इसलिए सन 1583 में गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग में किला बनाया गया, इलाहाबाद, जो कालांतर में इलाहाबाद कहलाया। बंगाल जैसी ही अस्थिर स्थिति गुजरात की भी थी। गुजरात सुल्तान के विद्रोह के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे रहीम खान ने गुजरात सुल्तान को हराकर वहां की समस्या शांत की। मेवाड़ पर शाहबाज खान के हमलों, रहीम खान और जगन्नाथ कछवाहा की चढ़ाइयों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इनमें मुगलों को अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आखिर कब तक कोई एक ही खूंटे से बंधा रह सकता है। इसीलिए अकबर मेवाड़ को छोड़कर आगे बढ़ गया। उसकी जिंदगी में और भी कई जरूरी काम थे। पहले तो पंजाब से काबुल तक फैले विद्रोह का इलाज करना था। तो सन 1585 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी से चलकर लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया। तब से सन 1598 तक अकबर लाहौर में ही रहा। लाहौर ने अकबर का स्वागत एक खुशखबरी से किया। सन 1585 में काबुल में मिर्जा मोहम्मद हकीम ने आत्महत्या कर ली थी और काबुल क्षेत्र में अकबर का विरोध आखिरकार समाप्त हो गया था। काबुल पर काबू पाने में मानसिंह ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। काबुल के बाद अब खैबर के पश्तूनों के रोशनिया आंदोलन की बारी थी। फरवरी सन 1586 में खैबर के पास पश्तूनों से लड़ते हुए बीरबल मारा गया। इसका अकबर को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने स्थिति पर काबू पा लिया। सन 1589 में अकबर ने कश्मीर पर हमला किया और वहां के शाहमीरी राजघराने को हटाकर 250 साल पुरानी कश्मीर सल्तनत का अंत कर दिया। इस तरह से कश्मीर भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ ऐसी भी सख्त जानें होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। गुजरात के अपदस्थ सुल्तान मुजफ्फर शाह तीसरे ने तीसरी बार मुगलों के सामने सर उठाया और शायद महाराणा प्रताप से प्रेरित होकर गुजरात में फिर से विद्रोह छेड़ दिया। सन 1591 में सौराष्ट्र कठियावाड़ के राज्यों और मुजफ्फर शाह को गुजरात के मुगल सूबेदार मिर्जा अजीज कोका ने भूचर मोरी के युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया और मुजफ्फर शाह की रही सही उम्मीदें भी हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। जामनगर यानी नवानगर, भावनगर और जूनागढ़ फिर से और हमेशा के लिए मुगलों के अधीन हो गए। कच्छ भी नहीं बच पाया और इसी के पीछे पीछे अकबर ने बचे हुए सिंध पर भी कब्जा कर लिया। तो अब भारत का पश्चिमी तट मजबूती से अकबर की गिरफ्त में था। अफगानिस्तान के आसपास कुछ सन 1586 से 1594 के बीच कई बलोची कबीले अकबर की शरण में आ गए और बलोचिस्तान का एक काफी बड़ा भाग मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यहां से कंदहार काफी नजदीक था। तो सन 1595 में अकबर ने फारस के सफवियों से कंदहार वापस छीन लिया, जबकि इस समय सबसे शक्तिशाली सफवी शाह अब्बास प्रथम का शासन चल रहा था।
इस कंदाहार कांड के बावजूद सफवियों और मुगलों के रिश्ते कुछ खास नहीं बिगड़े और इसका श्रेय जाता है अकबर की कूटनीति को। फिर सन 1593 में अकबर ने अपना दक्खन अभियान शुरू किया, जो काफी लंबा चलने वाला था और जिससे अकबर की 7 पुश्तें परेशान रहीं। सन 1595 में मुगलों ने अहमदनगर की निजामशाही सल्तनत पर चढ़ाई की, लेकिन वहां की वीरांगना चांद बीबी ने मुगलों को हरा दिया। पर साल भर में परिस्थितियां बिगड़ गईं और चांद बीबी को समझौता करना पड़ा। इस तरह से सन 1596 में बरार यानी पश्चिमी विदर्भ निजामशाही के हाथों से निकलकर मुगलों के पास पहुंच गया। पर अभी बीच में यह बुरहानपुर की खानदेश सल्तनत बची हुई थी, जिसे एक साम्राज्यवादी मन कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब आप ही बताइए कि इन सारी घटनाओं के बीच अकबर महाराणा प्रताप को भला क्या याद रख पाता। दूसरी बात, सन 1591 के भूचर मोरी के युद्ध के बाद गुजरात अब मजबूती से मुगलों के अधिकार में हो चुका था। पुर्तगालियों से संधि करके अकबर ने समुद्र के रास्ते से होने वाले खतरे को भी खत्म कर दिया। तीसरी बात, हो सकता है कि अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि प्रताप की मृत्यु के 2 ही साल बाद अकबर ने फिर से मेवाड़ पर हमले शुरू कर दिए। और चौथी बात, जहां तक इतिहासकारों का कहना है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को जीतने की तैयारी तो खूब की, लेकिन कभी ऐसा अवसर आया ही नहीं कि वो खुद प्रत्यक्ष चित्तौड़ पर हमला करें। अगर कहीं वो चित्तौड़ को घेरा डाल देते तो अकबर क्या जवाब देता, ये देखना रह गया। इन सब के अलावा एक 5वीं बात और है जिस पर हमारा ध्यान शायद न गया हो सकता है कि शायद अकबर अब भी उम्मीद रखता था कि किसी तरह से महाराणा प्रताप से दोस्ती हो जाए और अकबर महाराणा प्रताप को सेनापति बनाकर मुगल साम्राज्य के विस्तार में उनका इस्तेमाल करे। और ये बिल्कुल संभव था, क्योंकि ये भी कोई कम चौंका देने वाली बात नहीं है कि हल्दी घाटी का युद्ध बतौर सेनापति महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों का ही पहला महत्वपूर्ण युद्ध था। हल्दी घाटी में मानसिंह को सफलता भले न मिली हो, पर उनको अकबर की तरफ से मौके जरूर मिलते रहे। मानसिंह ने इस पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर मुगलों के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किए। उस जमाने की आधुनिक और विकसित मुगल युद्ध शैली, मुगल युद्ध संचालन का भरपूर अनुभव इकट्ठा किया और मानसिंह अकबर के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते थे। मानसिंह ने जगह जगह मुगलों को जीत दिलाई। इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाब में रोहतास का किला, बिहार में रोहतास का किला और भी कई किलों में राजा मानसिंह के महल मौजूद हैं। अब एक बात यहां सोचने की यह भी है कि अगर कहीं महाराणा प्रताप मुगलों से मिल जाते तो जो मौके मानसिंह को मिले वो शायद प्रताप को भी मिलते और प्रताप मानसिंह से 19-20 नहीं बल्कि 21 ही साबित होते। तो इस बात को कुछ इतिहासकार मौका गंवाने के रूप में भले ही देखते हों, पर आजादी तो फिर भी आजादी ही है। अकबर की मृत्यु के समय इतने बड़े साम्राज्य के बीच एक छोटा सा मेवाड़ का स्वतंत्र राज्य, इसे हम महाराणा प्रताप की एक और बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। जहां तक अकबर और महाराणा प्रताप की आपसी लड़ाई का सवाल है, वो एक दिए और तूफान की कहानी जैसी थी। एक फैलते साम्राज्य और एक स्वतंत्र राज्य का आपसी संघर्ष, विस्तारवादी विचार और आजादी की आवाज की आपस में जंग।